चलिए, अब देखिए हम पूछ रहा है इसमें अधातु जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें अधातु से हम समझेंगे कि अधातु में सवाल क्या बनता है, नॉन मेटल की बात करते हैं। तो याद रखना है कि वायुयान के टायरों में कौन-सी गैस भरी जाती है अगर पूछे, तो आपको बताना है नाइट्रोजन और हीलियम। क्या बताना है? नाइट्रोजन और हीलियम। याद रखिएगा नाइट्रोजन और हीलियम भरा जाता है वायुयान के टायरों में। सिर्फ याद रखिएगा हीलियम ही नहीं नाइट्रोजन भी भरे जाते हैं। और ये कारण इसलिए होता है क्योंकि गैस में टायरों में इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये ज़्यादा सुरक्षित और स्थिर होता है। याद रखिएगा हीलियम इसलिए हाइड्रोजन के मुताबिक हीलियम को रखा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन फटने की संभावना है लेकिन हीलियम नहीं फटता है वायु के साथ। समझ गए? अगर मान लीजिए इसी में पूछे कि गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है बता सकते हैं? हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को ही दिया जाता है गुब्बारों में, बताइएगा? और वायुयान के टायरों में भी। याद रखेंगे क्योंकि हीलियम जो है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं करता, विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता, विस्फोट होने की संभावना नहीं होती, याद रखना है। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं क्योंकि हीलियम जो है मिश्रण जो करता है वायु के साथ वो विस्फोट नहीं कर सकता। इसलिए हीलियम और हाइड्रोजन के मुताबिक हीलियम बेटर है। चलिए, अगर मैं बात करूँ और भी अश्रु गैस की बात करें, अश्रु गैस किसे कहते हैं बताइए? तो अश्रु गैस कहा ही जाता है, बता सकते हैं तो अश्रु गैस अमोनिया को कहा जाता है। अमोनिया को ही कहा जाता है जिसे हम NH3 भी बोलते हैं। तो NH3 जो है अश्रु गैस है। तो अश्रु गैस को अमोनिया कहा जाता है। याद रखेंगे क्योंकि यह गैस आँखों में जलन और आँसू लाती है अमोनिया, इसलिए अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। देखते होंगे कि कभी दंगा-वंगा होता है तो अश्रु गैस छोड़ा जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र अगर पूछे मतलब हेवी वाटर का रासायनिक सूत्र पूछे तो D2O बता देना है। D2O बता देना है। D2O मतलब होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड बताया जाता है। और ये याद रखिएगा यह जो है पानी का एक भारी रूप होता है। कौन? D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो कि हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। तो हाइड्रोजन की जगह पे ही ड्यूटेरियम का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी जान लीजिए इसलिए हेवी वाटर होता है। अगर इसमें सवाल और पूछे कि भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन-सा परमाणु होता है? तो ड्यूटेरियम तो होता है, यही तो जस्ट अभी मैंने बताया। है ना? तो अगर पूछे भारी जल का जो है जगह पे कौन होता है? ड्यूटेरियम का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा D2 का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए इसी में बात करें भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हम वैज्ञानिक का नाम जानते हैं हेरोल्ड यूरे ने किए थे। तो हेरोल्ड यूरे जो हैं भारी जल हेवी वाटर की खोज किए थे। ये सब सवाल तो आपके लिए बहुत ईज़ी है ना मेरे दोस्त? सॉरी है ना आपके लिए? चलिए, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो विपरीत परासरण के द्वारा किया जाता है। बता सकते हैं समुद्र जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित करते हैं? तो विपरीत परासरण के द्वारा ही करते हैं, अन्यथा नहीं करते। ऑस्मोसिस बोलते हैं। विपरीत परासरण का मतलब होता है रिवर्स, रिवर्स होना, विपरीत होना, उल्टा होना और ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस मतलब होता है परासरण। ठीक है? क्लियर हो गए, कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पे सवाल और देखिए। सवाल को देखिए कि समुद्री जल की जो जल है, समुद्र जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो समुद्र जल जो सी वाटर है, उसको हम शुद्ध जल में मतलब पीने योग्य वाटर बना सकते हैं। तो कैसे बताएँगे? तो हम विपरीत प्रसारण के कारण ही तो बनाएँगे। ये तो हम पढ़े ही हैं। अभी रिवर्स ऑस्मोसिस के रूप में करेंगे, है कि नहीं? इसी के द्वारा होगा। अगर मान लीजिए ये सवाल पूछे फिटकरी, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करता है या किया जाता है? तो गंदे पानी को शुद्ध करता है फिटकरी, तो कैसे? स्कंदन द्वारा। कैसे करता है? स्कंदन द्वारा। कोई दिक्कत? स्कंदन द्वारा जिसे हम के याद रखिएगा कोएगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन बोलते हैं। को अलग कर दीजिए और गुलेशन अलग कर दीजिए। ए को गुप्त कर दीजिए। कोएगुलेशन ठीक है? याद रखिएगा। कोएगुलेशन बोला जाता है मतलब स्कंदन बोला जाता है। तो फिटकरी जो है गंदे पानी को शुद्ध कर देता है। समझ गए ना? इसलिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए हैवी वाटर का फिर आ गया, तो भारी जल किसका उदाहरण है? तो मंदक का उदाहरण है, मॉडरेट का उदाहरण है। समझ गए? तो अगर पूछे भारी जल जो है किसका उदाहरण है जी? तो मंदक का है, मॉडरेट का है। इसका उपयोग याद रखिएगा परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। किसका? भारी जल का, हैवी वाटर का नहीं, मंदक का, मॉडरेट का। याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ और भी कि पानी, आयनिक लवण, पानी पानी जो है आयनिक लवण का शुभी लायक क्यों है? शुभी लायक क्यों है? बता सकते हैं? तो याद रखिएगा जो पानी आयनिक जो लवण है मतलब नमक जो होता है, पानी का नमक जो होता है, का अच्छा विलायक क्यों है? विलायक मतलब होता है अच्छा विलायक। तो बताइए सॉल्वेंट क्यों है? तो हम बताएँगे क्योंकि पानी का
द्विध्रुव अघूर्णन अधिक होता है। मतलब डायपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायपोल मूवमेंट बोलते हैं, इंग्लिश में जान लीजिए। डायपोल मूवमेंट जो है अधिक होता है, इसीलिए आयनिक लवण जो है अच्छा होता है, अच्छा विलायक के रूप में माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है? तो जिसे हम द्विध्रुवीय अघूर्णन भी बोलते हैं, तो पानी का द्विध्रुवीय अघूर्णन अधिक होता है, मतलब क्या होता है? डायपोल मोमेंट अधिक होता है। क्लियर हो गए? अगर मान लीजिए इसी में सवाल अगर पूछे आपसे, क्या पूछे कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स को सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी है। तो पानी की अस्थायी कठोरता, पानी में जो अस्थायी कठोरता होता है, परमानेंट जो हार्डनेस होते हैं, किस कारण होते हैं? यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो हम बताएंगे कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी होते हैं। समझ गए? अगर पानी कठोर है, अस्थायी रूप से कठोर है, परमानेंट हार्डनेस है, तो समझ जाइए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट ये कारण होता है। क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम और क्लोराइड और सल्फेट ये सब हैं, तो समझ जाइए कि कारण ही है कठोरता। ये कभी नहीं हटेगा इसका। ठीक है? अगर मान लीजिए क्वार्टज का रासायनिक नाम पूछते, तो क्वार्टज का रासायनिक नाम बताइए, क्या बताइएगा? क्वार्टज का रासायनिक नाम हम बताएँगे, तो हम बताएँगे सोडियम सिलिकेट, क्योंकि क्वार्टज को सोडियम सिलिकेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसी में मिला रहता है सोडियम सिलिकेट में ही, क्योंकि हम आगे भी पढ़े हैं, धातु में भी पढ़े हैं इसका काम, है ना? चलिए, अगर मैं बात करूँ भार के अनुसार, भारी नहीं, भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होते हैं भाई? तो भार के अनुसार अगर पूछे हाइड्रोजन जो है कितना प्रतिशत होता है किसमें? जल में। और जल में होता है तो कितना? 11.11% होता है। मतलब 11.11% बताएंगे। सोचिए यूनिक नंबर है, 11.1% है। समझ गए? ये ऐसे याद कर सकते हैं। तो 11.11% बोल सकते हैं। ऐसे गलत है बताना, क्योंकि इसका परसेंटेज बताया जाता है 11.11% बताते हैं। इतना बार बोल दिया कि याद हो गया होगा, है ना? अब बात करते हैं कि द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% तथा ऑक्सीजन 89%। देखिए द्रव्यमान की दृष्टि से अगर देख रहे हैं, ठीक है ना, तो जल का अगर बात करें, जल में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है जी? 11% है। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है जी? तो 89% है। सोचिए, जल में ऑक्सीजन जो है 89% है, जबकि परमान परा परमान परमाणविक दृष्टि से देखें, मतलब द्रव्यमान दृष्टि से देख लिए, अपरमाणविक दृष्टि से देखें, मतलब वास्तविक चीज से देखें, तो जल में हाइड्रोजन जो है 67% है। याद रखिएगा, जल में हाइड्रोजन जो है प्रामाणिक रूप से, एकदम प्रूफ रूप से देखा जाए तो 67% है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 33% है। समझ गए? अगर द्रव्यमान की दृष्टि से देख रहे हैं तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा, हाइड्रोजन कम होगा। अगर प्रामाणिक देखें, मतलब प्रूफ के साथ देखें, तो जल में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा, 33% ही होगा, लेकिन हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो दोनों के दृष्टि से आपको देखना होगा। चलिए, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो हम बताएंगे निर्लवणीयकरण द्वारा किया जाता है। तो नीर मतलब पानी, लवणीयकरण द्वारा तो पानी में लवण है, लवण के द्वारा ही किया जाता है। तो अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल मतलब पीने वाला जल की प्रक्रिया तैयार की जाती है, मतलब पीने के लिए पानी तैयार की जाती है। ठीक है, अशुद्ध जल है, मान लीजिए अशुद्ध है, नमकीन ज्यादा है, खरा है, तो उसको हम पीने योग्य बनाएंगे शुद्ध जल में। तो कैसे बनेंगे? निर्लवणीयकरण द्वारा ही बनाएंगे, है ना? जैसे सुने हैं लोहा लोहा को काटता है, तो वही नमक नमक को काटता है, तब ना शुद्ध जल, शुद्ध मतलब पानी निकलेगा। ऐसे याद कर सकते हैं, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। तो याद रखना है, अशुद्ध जल को इम्प्यूरी वाटर बोला जाता है, और हमको ड्रिंकिंग वाटर बनाना है ना? हम जानते हैं। तो इस क्या कारण है पता है? निस्पंदन के कारण बदलेगा। निस्पंदन बोलिए या आप इसे निर्लवणीयकरण बोलिए, तो दोनों बोल सकते हैं। निस्पंदन क्रिया सुने होंगे, जैसे स्कंदन सुने उसी तरह निस्पंदन। निस्पंदन जो होता है उसे हम डिस्टिलेशन बोलते हैं, और निर्लवणीयकरण को बोलते हैं डीसैलिनेशन बोलते हैं। तो डीसैलिनेशन के द्वारा हम लोग अशुद्ध जल को पीने योग्य जल बनाते हैं। समझ गए? डीसैलिनेशन, जिसे हम
लवणीय बोलते हैं। अगर मान लीजिए इसी में पूछते टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो है किस श्रेणी का पदार्थ है? तो हम बताएँगे भाई फ्लो फ्लोरोकार्बन द्वारा है। तो टेफ्लॉन जो है किस श्रेणी का पदार्थ है? किस कैटेगरी का पदार्थ है? तो फ्लोरोकार्बन का पदार्थ है ना? तो टेफ्लॉन पूछे किस श्रेणी में आता है जी? तो फ्लोरोकार्बन में आता है। इसका उपयोग जो है पता है नॉन स्टिक बर्तन जो बनाते हैं ना उसमें आता है। समझ गए? नॉन स्टिक बर्तन जो बनाते हैं उसमें काम इस्तेमाल करते हैं हम लोग टेफ्लॉन का। अगर मान लीजिए वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा जो है मतलब प्रतिशत मात्रा बोलिए आयतन में पूछ रहा है, ठीक है? सबसे कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड का बेचारा का कम है। समझ गए? किसका है? सबसे कम अगर देखें आयतन के मामले में तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अगर मान लीजिए यही सवाल फिर से पूछ रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो हम सबसे अच्छा जानते हैं 78% होता है। इतना ईज़ी क्वेश्चन है कि हम कितना बार बताएँ, है ना? सबको पता है 78% होता है। अगर मान लीजिए यही सवाल आपसे पूछते, आगे चलिए, आगे सवाल है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है। अष्टफलकीय मतलब समझ में आता है? समझ में आता होगा 8 मूलों वाला होता है। क्या होता है? 8 मूलों वाला होता है ना? समझ गए होंगे। तो अगर पूछे इसका आकार जो है 8 मुख वाला होता है इसलिए अष्टफलकीय बोला जाता है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है अणु का आकार कैसा होगा? 8 आकार वाला होगा, 8 मूलों वाला होगा इसलिए अष्टफलकीय हो गया। फलक होगा ना, 8 मुँह तो फलक होगा। मेरी गलती है, फिर से सुन लीजिए। हीरा हीरा जो है किस तत्व का प्रूफ है जी? मतलब किसके जैसा है हूबहू? किसके अंदर आता है हीरा? तो कार्बन के अंदर आता है। लेकिन कोयला भी आता है कार्बन के अंदर ही, लेकिन कोयला और हीरा दोनों जो है अलग-अलग रूप में है। कोयला मतलब कार्बन का याद रखिएगा अलग-अलग रूप में आते हैं। अगर मान लीजिए जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन-सा है? तो अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। तो अमोनिया याद रखिएगा। तो जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन-सा है? तो अमोनिया है। ये हम जानते हैं जल में घुल जाता है। अमोनिया क्या है बता सकते हैं? अश्रु गैस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना? अब जानते हैं। अगर सिंदूर का रासायनिक सूत्र अगर पूछे, तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र पूछेगा, तो सिंदूर में जानते हैं सीसा होता है। सीसा का सिंबल क्या होता है? पीबी होता है ना? तो Pb3O4 होता है। याद रखना है। तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र जो होता है Pb3O4 होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिससे हम इसमें बता देते हैं सीसा और ऑक्सीजन का मिलन रहता है, मिला हुआ रहता है इसलिए सिंदूर तैयार होता है। तो मतलब वो है ना इसलिए ऑक्सीजन भी है। अब पीबी मतलब सीसा का है संकेतिक। तो याद हो गया होगा आपको। चलिए, अगर मैं बात करूँ और भी समान ताप पर, समान जो टेम्परेचर होते हैं, समान ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो किस अवस्था में पाया जाता है? नॉर्मल जो टेम्परेचर होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर आयोडीन जो होते हैं, बताइए? जो कि ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो बताइए किस अवस्था में सॉरी किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है, यही तो आंसर होगा। सॉरी मैं क्या आंसर ही बता दिया। ठोस अवस्था में ही पाई जाएगी, है ना? आयोडीन। चलिए, आगे बात करूँ भारी मशीन की। तो भारी मशीन के उपयोग के लिए ग्रेफाइट का उपयोग सनेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? सनेहक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, बस इतना ही जान लीजिए। ठीक है? मतलब इसे हम ग्रेफाइट को हम स्नेहक के रूप में क्यों करेंगे? जिसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूब्रिकेंट बोलते हैं। ल्यूब्रिकेंट के रूप में हम लोग करते हैं, बस इतना ही जान लीजिए। आगे चलें? अगर मैं बात करूँ पेंसिल का लेड का, पेंसिल जो बनता है, पेंसिल का शीशा कह सकते हैं। पेंसिल का लेड कहिए किस पदार्थ का बना होता है? तो ग्रेफाइट का ही तो बना होता है। जो पेंसिल बच्चे लिखते हैं ना, वो ग्रेफाइट का ही तो बनता है कि नहीं? है कि नहीं? अगर किस प्रकार के कोयला में कार्बन का मात्रा सर्वाधिक होता है? तो एंथ्रासाइट में होता है। किसमें होता है? एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा होता है। तो कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन जो है किसका होता है? एंथ्रासाइट का होता है। अगर सबसे कम बताइए, सबसे कम कार्बन वाला कोयला कौन-सा है? तो लिग्नाइट है। ये देखिए नीचे ही दिया है कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश जो है निम्न
निम्नतम है मतलब कम है तो लिग्नट में है, लिग्नाइट में है, सॉरी लिग्नट बोल रहा हूँ, लिग्नाइट में है। एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा है कार्बन का मात्रा, और कार्बन का ही ये नाम है लिग्नाइट, जो कि सबसे कम अंश बेचारा इसमें पाया जाता है, निम्नतम अंश है इसमें। अगर मान लीजिए इसी में पूछे हैलोजन, हैलोजनों, हैलोजनों बोलिए, हैलोजन बोल दीजिए, हैलोजन आप देखे होंगे है ना। तो हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील, एक्टिव बात करते हैं, अभिक्रियाशील मतलब रिएक्टिव तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन होता है। किसमें फ्लोरीन होता है जी, किसमें होता है फ्लोरीन, बता सकते हैं, बताइए। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे डायरेक्ट, हैलोजन का नाम सुने हैं ना, हैलोजन आप घर में लगाते हैं, पार्टी शार्टी में लगाते हैं ना जी, लगाते हैं। तो हैलोजन में याद रखिएगा, पीड़ा हर कहिए या अभिक्रियाशील कहिए, जिसे हम रिएक्टिव कहिए, मतलब रिएक्टिव करेगा तभी तो हैलोजन में सबसे अधिक मात्रा में तत्व होगा। कौन सा तत्व होगा, तो हम बताएंगे फ्लोरीन होगा। क्या होगा, फ्लोरीन होगा। चलिए याद रखिएगा, कहीं कहीं इस्तेमाल कर लेता है हैलोजन में, जो असर करने की बात हो तो ब्रोमीन का भी इस्तेमाल कर लेता है, तो ब्रोमीन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो गलत है। फ्लोरीन सही आंसर है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए हैलोजन जो है, याद रखिएगा, हैलोजन जो है जिसका प्रयोग जो है पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, तो ब्रोमीन का इस्तेमाल किया जाता है। लीजिए ये तो सवाल पूछ ही दिया। जैसे हम मान लीजिए फ्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं और हैलोजन के रूप में, हैलोजन में सबसे अधिक अगर अभिक्रियाशील है, रिएक्टिव है, तो फ्लोरीन है। लेकिन पीड़ाहारी है मतलब पेन किलर है, एक तरह से दवा का रूप में काम करता है हैलोजन, याद रखिएगा, पेन किलर है, तो कौन है, ब्रोमीन है। क्लियर हो गए, दोनों समझ गए। अगर मान लीजिए विक्रियाशील पूछे तो फ्लोरीन, ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछे पीड़ाहरण, पेन किलर कौन है, तो हम बताएंगे ब्रोमीन, याद रखिएगा। तो हुआ कि नहीं, फ्लोरीन और ये ब्रोमीन। चलिए, कोयला के जलन, लेकिन याद रखिएगा फ्लोरीन और ब्रोमीन में दोनों में अलग अलग अंतर है। एक है रिएक्टिव करने का, रिएक्टिव करने का, एक है पेन किलर के रूप में काम करता है, याद रखिए। कोयला के जलने से जो है कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और क्या, कोयला जल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, आधा तो बीमार इसी से हो रहे हैं लोग। देख रहे हैं कोयला जो झरिया में जल रहा है, उससे बहुत हानि हो रही है। हाइड्रोजन को जलने से क्या प्राप्त होता है, तो जलन, सॉरी जल प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होगा, अगर हाइड्रोजन को जलाएगा ना तो जल प्राप्त होगा, वाटर प्राप्त होगा। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट जो घर में लगाते हैं, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, भरी जाती है, सॉरी भारी भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर, कम दाब पर, कम टेम्परेचर प्रेशर पर कौन सी गैस भरी जाती है, तो नियॉन भरी जाती है या पारा वाष्प भरी जाती है। तो नियॉन या पारा वाष्प भरी जाती है, ये बात ध्यान रखना होगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, याद रखने वाली बात है। अगर मान लीजिए पूछ दे कि भाई ठीक है, पारा वाष्प भर देते हैं, मर्क्यूरी वेपर भर देंगे, नियॉन भर देते हैं, ये तो बात सही है। लेकिन ट्यूबलाइट में ही क्यों भरेंगे, और में क्यों नहीं भरते, और में भी भरा जाता है, जो भी ट्यूबलाइट टाइप का बॉल है उसमें नियॉन और पारा वाष्प भरा जाता है, ये ध्यान रखना है। अगर बात करें ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की जाती है, तो हम बताएंगे पिस्टेल के द्वारा की जाती है। तो ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा बताई गई है, तो पिस्टेल के द्वारा बताई गई है। किसके द्वारा, पिस्टेल, पिस्टेल जी, एकदम बंदूक चलाने वाले पिस्टेल, ठीक है। अगर आपसे यही पूछ दे, क्या पूछे, क्या पूछेगा, चलिए हम पढ़ लेते हैं। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। तो जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होगी। किसके कारण होगी, कैल्शियम मतलब और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति प्रेजेंट के कारण होगी, ठीक है। अगर मैं और भी देखूं तो वायु की मुख्य संघटक गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। क्लियर, तो नाइट्रोजन यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है वायु के मुख्य संगठन के लिए। वायु में जो गैस है इंपॉर्टेंट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर और भी बात करें तो इससे पहले मैं पॉइंट बताता हूँ, सुनिए। गोताखोर, जो गोताखोर मतलब तैराक कहिए, जो पानी में नीचे तैरते हैं, गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण होता है, मिश्रित किया जाता है।
तभी गोताखोर जाते हैं। और एक और पॉइंट नंबर 2 जो कि कृत्रिम जो गर्भधारण जो करते हैं, ठीक है? गर्भ करते हैं ना, गर्भ धारण करते हैं, हेतु पशु के वियर को सुरक्षित रखने के लिए, जो पशु जो होते हैं, उसके वियर को रखने के लिए याद रखिएगा, उसे द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। जो कृत्रिम रूप से जो गर्भ धारण करते हैं और जो पशु पशु होते हैं, जंतु कहिए, उनके जो वियर होते हैं, उनके द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2 खत्म। अब चलिए और भी जानकारी जो लेते हैं धातु का, वो क्लियर करते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं सबसे हल्के हाइड्रोजन तत्व कौन-सा है? तो सबसे हल्के हाइड्रोजन तत्व जो है, वो है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन है जी। तो अगर पूछे सबसे हल्के हाइड्रोजन तत्व कौन-सा है? फ्लोरीन है। अच्छा, ये तो हम जान गए। और ब्रोमीन क्यों है इम्पोर्टेंट हैलोजन के लिए बताइए? पेन किलर का काम करता है, याद हो गया होगा। अगर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछते, तो हम बताएँगे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र आगे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोला जाता है। जैसे ही कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलेंगे, तो कैल्शियम का Ca होता है और हाइपोक्लोराइड है तो देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो OCl2 भी लिख सकते हैं। नहीं तो Ca जो लिखा हुआ है, OCl को ब्रैकेट में कर दीजिए और Cl कर दीजिए। ये भी कर सकते हैं क्योंकि 2 है। चलिए, अगर मान लीजिए अगर मतलब ब्लीचिंग पाउडर का पूछ देगा तो क्या बताइएगा? ये बताइए तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बताएँगे। हाइपो है, क्लोराइड है बेचारा। एक समान शुष्क शेल में, ड्राई शेल में विद्युत अपघटन होता है, तो अमोनिया क्लोराइड के रूप में होता है। किसके रूप में? अमोनिया क्लोराइड के रूप में होता है। तो शुष्क शेल जो है, शुष्क जो आप देख रहे हैं, ड्राई शेल देख रहे हैं, सूखा हुआ बैटर कहिए, एक तरह से याद करिए। तो विद्युत अपघटन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? तो अमोनिया क्लोराइड है। सूखा हुआ जो बैटर का इस्तेमाल करते हैं ना, याद है? तो उसमें अमोनिया क्लोराइड होता है, ऐसे याद रखेंगे। अगर कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाए तो हीरा को ही मानेंगे, 24 कैरेट वाला डायमंड है ये, है ना? हम जानते हैं। तो कार्बन का शुद्धतम रूप तो यही हीरा है, कोयला नहीं है। अगर विद्युत बल्ब में कौन-सी गैस भरी होती है? तो आर्गन तो भरी होती है। क्या भरी होती है? ऑर्गन। तो विद्युत बल्ब में कौन-सी गैस भरी होती है? तो ऑर्गन भरी होती है। शुष्क बर्फ किसके मतलब किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ जो है किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। समझ गए? अगर बात करें और भी हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम अगर पूछे, तो फ्लोरीन तो पहला होगा, दूसरा क्लोरीन होगा, ऐसे याद रखिएगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा, तब क्या होगा? एस्टेटीन होगा। एस्टेटीन बेचारा अंत में होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन ये सब जो है हैलोजन तत्व की अभिक्रिया करेगा। रिएक्टिव क्रम है ये। ठीक है? और भी देखें, तो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन-सा तत्व जो है पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है पाया जाता है, तो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी से जो है किस हार्मोन्स के स्राव में कमी आती है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स में कमी आती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है, ये बताइए किस हार्मोन्स जो हैं, कौन से हार्मोन्स है जो स्राव करता है? तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स है और ये किस लिए है, कैसे इंपॉर्टेंट है? तो शरीर में आयोडीन की कमी से ये हार्मोन्स निकलता है, स्राव होता है और जिसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन्स, है ना? कौन-सा तत्व जो है कौन-सा तत्व जो है सदैव द्रव अवस्था में रहता है? कौन-सा ऐसा एलिमेंट है जो द्रवीय अवस्था में पानी अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन रहता है और ब्रोमीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन-सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? तो भारी पूछे तो आयोडीन, हल्का पूछे फ्लोरीन, पेन किलर के रूप में पूछे ब्रोमीन। हाइड्रोजन का समूह है ना? जो कि हम क्रम के रूप में भी समझ गए। तो हाइड्रोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन-सा है? तो आयोडीन है। हल्का कौन है? फ्लोरीन है। जल के विष्क्रमण जल के विष्क्रमण में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो क्लोरीन का इस्तेमाल
क्यों करते हैं? जल के विष संक्रमण के लिए करते हैं। उसमें जल में जो संक्रमण होते हैं, उसे दूर करने के लिए होते हैं। उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों, नोबेल गैस जिसे बोलते हैं, या इंट्रे गैस बोलते हैं। इंट्रेक्ट गैस बोलिए, उत्कृष्ट गैस बोलिए, अक्रिय गैस बोलिए, मतलब नोबेल गैस बोलिए, डायरेक्ट। नोबेल गैस के परमाणु के बाह्यतम कोश, मतलब बाहरी कोश, शेल, बाहरी शेल पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण होते हैं। तो पूर्ण होंगे, अपूर्ण नहीं होंगे, पूर्ण होंगे ना जी। चलिए, अब बात करते हैं और भी सवाल की, तो जिसमें हम पढ़ेंगे निम्न प्रौद्योगिकी। ठीक है, निम्न प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन-सी है? तो फ्रांसियम है। क्या है? फ्रांसियम है। तो हम फ्रीऑन बोलते हैं जिसे, फ्रांसियम, फ्रीऑन भी बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए किस गैस स्ट्रेंज गैस भी कहा जाता है, तो ज़ीनॉन को कहते हैं। ज़ीनॉन को कहते हैं, पता है? स्ट्रेंज गैस। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रेंज है, इसमें ताकत बहुत है गैस का। ऐसे ही याद आप कर सकते हैं, मन देखिए, याद करने के लिए हम बकवास करते हैं, बस याद होना चाहिए। पटाखों के निर्माण में जो प्रयुक्त होता है, जो पटाखा इस्तेमाल करते हैं आजकल, जो दीपावली में फूट रहा है ना, उसमें निर्माण जो करते हैं, उसमें तो श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। किसका? श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे व्हाइट फास्फोरस बोलते हैं, है ना? अब देखिए, फ़ोटोकॉपी जो होता है, फ़ोटोकॉपी का मशीन देखे होंगे ना, आजकल देखते हैं बिना प्रिंट का तो एडमिट कार्ड नहीं निकलता, बिना प्रिंट का तो कुछ हो नहीं रहा है, बिना प्रिंट का तो कुछ कर नहीं सकते। तो फ़ोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन-सा है? सेलेनियम है। सेलेनियम है जी, सेलेनियम, ठीक है? तो अगर आपसे पूछ रहा है कि पटाखों में, तो हम जान गए कि श्वेत फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस होते हैं, लेकिन फ़ोटोकॉपी का मशीन में हम सेलेनियम का इस्तेमाल करते हैं। व्यंजक अभिकर्मक, व्यंजक अभिकर्मक जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, या ब्लीचिंग आप रीएजेंट बोल सकते हैं। अभिकर्मक है ना, रीएजेंट है। ब्लीचिंग पाउडर बोलिए या व्यंजन चूर्ण बोलिए, के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सार्वत्रिक किया जाता है। तो क्लोरीन के रूप में हम लोग इसको करते हैं, जो ब्लीचिंग में हम रीएजेंट करते हैं ना, ठीक करने के लिए, उसके रूप में हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन का। अगर मैं बात कर लूँ कि साड़ी साड़ी क्या बोल रहा हूँ? सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस कौन-सा होता है? एकदम सड़ी जैसी मछली का गंध देता है। कौन-सा देता है, बता सकते हैं? याद रखिएगा, व्यंजन चूर्ण की बात करते हैं, ब्लीचिंग जो रिएजेंट है उसके रूप में सुनिए, इससे जो है कपड़े, पानी और दीवारों को साफ किया जाता है, ब्लीचिंग से ही, है ना? याद रखना है। अब सड़ी मछली में जो गंध आती है, वो उसमें जो गैस होती है, ओज़ोन गैस होता है। कौन गैस होता है? ओज़ोन गैस होता है। ये हम जानते हैं। तो सड़ी हुई मछली में जो गंध आता है ना, तो ओज़ोन गैस को सूँघ लीजिए, समझिए सड़ी हुई मछली को सूँघ रहे हैं। कौन-सा अम्ल जो है, कशिश के तेल, ठीक है? विट्रिऑयल बोलते हैं इसे, विट्रिऑयल कशिश को बोलते हैं। तो ऑयल ऑफ विट्रिऑयल, कशिश के तेल के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है। H2SO4 पता है? कशिश के तेल के रूप में जानते हैं हम इसको। या कशिश के तेल को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, H2SO4 बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, विद्युत अपघटनों जो होते हैं, अपघटे वो बोल दिए, अपघटन बोल दीजिए। तो विद्युत अपघटनों, घटियों या अपघटनों के विलयन में से किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का ही इस्तेमाल तो करते हैं, H2SO4 का तो इस्तेमाल करते हैं, मतलब कशिश तेल का ही तो इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बोल दीजिए। तो कार की बैटरी, जो कार में जो सेल होते हैं, बैटरी होते हैं, कौन से अम्ल का प्रयोग हम लोग करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, है ना? हैलोजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हैलोजन अम्लों में। हैलोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक, प्रबलतम अपचायक कौन-सा है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड है, जिसे हम इस हाइड्रोजन आई से आयोडाइड बता देंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड है। हैलोजन अम्ल में सबसे शक्तिशाली अपचायक, प्रबलतम मतलब शक्तिशाली, कौन-सा है? तो हम बताएँगे हाइड्रोजन आयोडाइड है।
ठीक है ना? प्रबलता मतलब होता है पावरफुल, शक्ति। अब देखिए फलसिंग गैस। फलसिंग गैस में कौन-सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन होता है, एच होता है। तो फलशिंग गैस, फलसिंग गैस पूछे, फलसिंग गैस को आप बोल सकते हैं बिल्डिंग गैस, ठीक है? बिल्डिंग गैस इस्तेमाल होता है ना बिल्डिंग गैस में, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन। चलिए, कृत्रिम गैस, कृत्रिम गैस तो सॉरी कृत्रिम हीरा के नाम से प्रयुक्त है। तो कृत्रिम हीरा कौन है? सिलिकॉन कार्बाइड है। क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड है। तो कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध कौन है? सिलिकॉन कार्बाइड है। मतलब आर्टिफिशियल डायमंड किस पदार्थ से बना होता है जी? तो हम बताएंगे सिलिकॉन कार्बाइड से बनता है ना? और भी बात करें घरेलू प्रशीतक, घरेलू प्रशीतक के रूप में किया जाने वाला प्रतिशत जो है प्रशीतक का क्या नाम है? अमोनिया नाम है। तो बताइए उस खाद्य का या प्रशीतक का क्या नाम है? तो अमोनिया नाम है। अमोनिया से हम लोग बना पाते हैं। तो घरों में खाद्य बनाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग करते हैं? अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। तो घर में अगर खाद बनाना है ना, तो अमोनिया गैस का इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर द्वारा ठीक है, डॉक्टर द्वारा निश्चेतक निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हर्ष गैस कौन-सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड को ही N2O बोलते हैं। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का प्रूफ कौन-सा है? तो अल्फा सल्फर है। अल्फा सल्फर है। ठीक है, क्लियर हो गए? तो फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से जो प्रसिद्ध सल्फर है, सल्फर का जो अप्रूव है, वो अल्फा सल्फर के नाम से जानते हैं। ठीक है? किस रूप में प्रसिद्ध है? तो हम बताएँगे अल्फा सल्फर के रूप में प्रसिद्ध है। हर ढंग से दोनों ढंग में बता रहा हूँ, जो सवाल पूछने की संभावना होती है। अगर पूछे किस हैलोजन का उपयोग जो है कीटाणुनाशक, जो कीटनाशक कहिए, कीटाणुनाशक कहिए एवं दर्द निवारक औषधि के रूप में हम जो है प्रयोग करते हैं या औषधि के रूप में किया जाता है, तो आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। कीटनाशक को मारना है तो भी आयोडीन, अगर दर्द निवारक रूप से औषधि का इस्तेमाल करना है तो आयोडीन। ये हैलोजन का ही प्रूफ है, हैलोजन से ही संबंधित है ना? हैलोजन का जो क्रम आप देखे हैं ना ऊपर, कौन-कौन क्रम देखे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये सब जो है हैलोजन तत्व का अभिक्रियाशीलता का जो है क्रम है ये। ठीक है ना? रिएक्टिव है तो हैलोजन से संबंधित है। अगर पूछ दे हो सकता है पूछ दे हैलोजन जो है किसका भाई किससे संबंधित है? तो हैलोजन का ही रूप है ये। हैलोजन में जो अभिक्रिया होता है उसका क्रम का रूप है ये। क्लोरीन कौन है? तो हैलोजन से संबंधित है। फ्लोरीन कौन है? क्लोरीन से संबंधित है। ब्रोमीन कौन है? हैलोजन से संबंधित है। मतलब इस तरह से आप बोल सकते हैं। जैसे मैंने क्लोरीन को बोला, तो क्लोरीन भी हैलोजन से संबंधित। अब जैसे हीलियम, आर्गन एवं नियॉन, ठीक है? नियॉन वे उत्कृष्ट गैस हैं, मतलब नोबेल हैं। जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करते। मतलब यौगिक का निर्माण नहीं कर सकता है। समझ गए? अगर नोबेल गैस जो है, कौन-सा ऐसा उत्कृष्ट गैस है, नोबेल गैस है, जो वायुमंडल में नहीं है, मतलब नहीं पाई जाती है। तो आपको क्या बताना है? रेडॉन नहीं पाई जाती है। ठीक है? रेडॉन नहीं पाई जाती, ये तो हम जानते हैं। अगर मान लीजिए रेडॉन नहीं पाई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए ये जो हम अभी पढ़े हीलियम, आर्गन, नियॉन पढ़े, ये जो गैस है, जो कि किसी भी अवस्था में दूसरे पदार्थों से जो है प्रतिक्रिया नहीं करता। मतलब प्रतिक्रिया नहीं करता दूसरे के साथ मतलब यौगिक नहीं बनाएगा, ये हम जानते हैं। बस इतना ही तो बोलना था। यौगिक का निर्माण नहीं करना मतलब कि किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करना। यौगिक मतलब जोड़ने की संबंध होता है ना जी, उसके साथ मिलके भाई दोस्ती बढ़ाएँगे, तो ये नहीं कर सकता। ये वाली बात है। वो अलग चीज़ है, बाद में जो मिलन हीलियम और नाइट्रोजन मिला के हम लोग टायर में ठूँस देते हैं। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन-सा जो है गैस भरी जाती है? तो हीलियम। सही बात है। मौसम संबंधी जो अध्ययन करते हैं, अध्ययन के लिए हम एक गुब्बारों में गैस भरते हैं, तो हीलियम का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का नहीं करते। हाइड्रोजन भी भर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है हीलियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक समस्थानिक मतलब आइसोटोप में कौन-सा जो है रेडियो सक्रिय
जो सक्रियता कहिए सक्रिय समस्थानिक है, तो वो है ट्राइटियम है। क्या है? ट्राइटियम है। अगर मेरा शुरू से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो हाइड्रोजन का समस्थानिक का उदाहरण मैंने बताया है। उसमें से एक नाम आता है ट्राइटिनियम, जो कि रेडियो सक्रिय समस्थानिक के रूप में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। अगर मान लीजिए वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम बताइए, तो हाइड्रोजन बताएँगे। बहुत काम आता है हाइड्रोजन, फ्यूचर गैस है ये, समझ गए? फ्यूचर गैस है ये, फ्यूचर फ्यूल कहिए, फ्यूचर गैस कहिए, जो कहना कह दीजिए, हाइड्रोजन है, इम्पोर्टेंट है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बना देता है, तो ये हाइड्रोजन गैस की कृपा से होता है, समझ गए ना? अगर मान लीजिए अब सवाल है अंतिम, ये किसका? अधातु का, ट्रिटियम। चलिए, अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न है, सुन लीजिए, माचिस जो है जलाते हैं हम लोग माचिस, आजकल तो लाइटर हो गए, माचिस की आवश्यकता अभी भी पड़ती है, दिया जलाने के लिए। तो माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं लाल फास्फोरस काला रहे चाहे जो रहे, लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। तो किसमें लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं जी? तो माचिस में करते हैं। सॉरी, एक बात बता दूँ, जो जी, जी करके बोलता हूँ, वो अपना फ़ील कराने के लिए करता हूँ। ऐसा नहीं समझना है कि कोई भी मैं जानबूझ के बोलता हूँ। ये फ़न के लिए कभी-कभी ये शब्द बोलता हूँ कि आप हर क्षेत्र का भाषा को जो है फ़न कीजिए। ये नहीं कि व्यंग्य समझना है, व्यंग्य नहीं समझना है, फ़न समझना है। एक ऐसा फ़न जो कि आपको आनंदित करे, मनोरंजन दे और आप अंदर से खुश रहें। ठीक है? आप समझ गए होंगे। चलिए, आगे चलें। अब आगे तो है नहीं, खत्म हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिएगा एक बात बता दूँ कि हाइड्रोजन के समस्थानिक की अगर बात करें तो 3 होते हैं, इम्पोर्टेंट सुन लीजिए। जैसे कि हम ट्राइटियम पढ़ लिए, उसी तरह आगे याद रखिएगा पहला होता है प्रोटियम, प्रोटियम होता है, ठीक है? पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। तो प्रोटियम में याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक 1 होते हैं, प्रोटॉन 1 होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन 0 होते हैं। ड्यूटेरियम में अगर बात करें, ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, प्रोटॉन 1 होते हैं और न्यूट्रॉन 1 होते हैं। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटोप है, जिसमें से ड्यूटेरियम का इलेक्ट्रॉनिक बताया जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बाँटा गया है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन है। और उसी तरह ट्राइटियम, जो कि अभी हम पढ़े ट्राइटियम, क्या पढ़े कि रेडियो सक्रिय समस्थानिक के रूप में काम करता है, ट्राइटियम, है ना? तो इसका पता है इलेक्ट्रॉनिक 1 होंगे, प्रोटॉन 1 होंगे, लेकिन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसलिए रेडियो सक्रिय समस्थानिक में भूमिका निभाता है। ठीक है? और ये हाइड्रोजन के समस्थानिक थे 3 में से, जिसमें हम 1 का भाग पढ़े जो कि अंतिम वाला भाग पढ़े थे, जो कि हमारे रेडियो सक्रिय के लिए इम्पोर्टेंट था। क्लियर हो गया? मतलब ये वाला, ठीक है? क्लियर हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, जो कि कौन-सा वीडियो है देख लेते हैं ज़रा। व्यस्त हूँ और बस आज और कल भर व्यस्त हूँ, लेकिन कंटिन्यू हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत और हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें और पॉज़िटिव रहें, हमेशा रहें। कभी जीवन में अगर दुःख है, तो एक समय में सुख आता है, ये हमेशा भरोसा रखिएगा और दुःख सिर्फ़ हम लोग का मन का भ्रम है, दुःख तो जीवन का आता-जाता रहता है। बस उस दुःख को मुस्कुराना सीख जाइए, जीवन में तकलीफ़ दूर हो जाएगा।